दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के दूसरे पाठ मियां नसीरुद्दीन से संबंधित। इस पाठ को लिखा है कृष्णा सोबती ने। ये एक संस्मरण है। सबसे पहले वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वीडियो है ये कक्षा 11 के पाठ्यक्रम से संबंधित तो है ही, लेकिन साथ ही ये संस्मरण दूसरी अकादमिक परीक्षाओं के साथ साथ कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ जाता है, तो उनके लिए भी लाभदायक है। सबसे पहले हम कृष्णा सोबती का संक्षिप्त एक परिचय पढ़ते हैं, उसके बाद पाठ का सार और फिर पाठ का वाचन करेंगे और साथ ही साथ पाठ का अर्थ, उसकी व्याख्या, उसके भाव को स्पष्ट करते हुए चलेंगे। तो समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। अर्थात समय कोई मूर्त रूप नहीं है जिसको देखा जा सकता है, लेकिन शब्दों के द्वारा, पठन पाठन प्रक्रिया के द्वारा हम समय को महसूस कर सकते हैं और समय के विभिन्न बदलते हुए रंगों को महसूस कर सकते हैं। कृष्णा सोबती जन्म 1925 में गुजरात में, पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में जहाँ इस समय है वहाँ पर हुआ। प्रमुख रचनाएं आपकी हैं ज़िंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये आपके उपन्यास है, बड़े प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये आपके कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा हम हशमत शब्दों के आलोक में, ये आपके शब्द चित्र हैं, संस्मरण है। ऊपर जो दो पंक्तियां समय के रंग और वगैरह की दे रखी हैं वो शब्दों के आलोक जो आपका शब्द चित्र है उसमें से उद्धृत की गई है। प्रमुख सम्मान जो कृष्णा सोबती को मिले हैं वो हैं साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की मेहतर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको मिल चुके हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। बहुत सारे साहित्यकार बहुत अधिक लिख देते हैं, लेकिन कृष्णा सोबती का अपना विचार है कम लिखा जाए लेकिन सार्थक और अच्छा लिखा जाए, ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने कम लिखा है लेकिन बहुत अच्छा लिखा है और काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है उस कम लिखने के बावजूद भी। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानी और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शहानी, हशमत आदि। ये ऐसे चरित्र हैं जो उनकी रचनाओं से बाहर निकलकर अधिक प्रसिद्धि इनको मिली है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का ज़िंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। और यहाँ ये भी स्पष्ट है कि ज़िंदगी नामा जो इनका उपन्यास है वो भारत पाकिस्तान
के संबंधों को लेकर, उस परिस्थिति को लेकर के लिखा गया उपन्यास है, काफ़ी प्रसिद्ध है ये उपन्यास। अब हम बात करते हैं संस्मरणों को लेकर के। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है, अर्थात भाषा का ऐसा विशिष्ट प्रयोग वो करती हैं कि वो कुछ पृथक सा दिखाई देता है, और जिस भी पाठक को उसको पढ़ने का एक बार मन कर जाए तो फिर वो पात्र उसके अपने आसपास से गुजरता हुआ महसूस होता है और उससे वो संबंधित हो जाता है, उसको जानने की एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है उसके मन में। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। देखिए, विविध भाषाओं की जानकारी होने के साथ साथ जब उन शब्दों का प्रयोग आप किसी दूसरी भाषा या एक भाषा में इन सभी का प्रयोग करते हैं तो पूर्णतः नहीं, लेकिन उसकी विशिष्टता के कुछ अंश जब दिखाई देते हैं तो प्रभावी होता है। तो ऐसे ही संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब हिंदी रचनाओं में जब कृष्णा सोबती प्रयोग करती हैं तो निश्चित रूप से वह रचना, व भाषा बेहतर और कुछ अलग बनती है। अब बात करते हैं मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र की, जो कि हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। शब्द चित्र, आपको हम बता दें क्या होता है, कि ऐसा संस्मरण होता है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति या उससे जुड़ी हुई घटनाएं, उसके चरित्र, उसके प्रसंगों को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वो शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो घटना कोई व्यक्ति सुना नहीं रहा हो, बल्कि शब्दों के चित्र से दिखा रहा हो। यानी कि वो एक चित्र बनता हुआ आपके सामने चला जाता है जैसे जैसे आप उसका वाचन करते हैं। तो ये कब होता है, जब लेखक ऐसा कुछ लिखे कि वो शब्द चित्र के रूप में उभर करके सामने आ जाए। ये उसके ऊपर लेखन की कला का प्रभाव होता है। तो मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो ये मियाँ नसीरुद्दीन की खास बात है। तो विद्यार्थियों, अब हम इस संस्मरण को हम पढ़ेंगे, मियाँ नसीरुद्दीन, तो वो अगले वीडियो में हम लेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ इसका छोटा सा परिचय हमने दिया, इसका सार, यानी कि एक मियाँ नसीरुद्दीन नाम के पात्र की स्थितियों को, उसकी कला को, अपने हुनर को, और वो एक व्यक्तित्व के रूप में किस तरह से लोगों के सामने आते हैं, उन सब को इस संस्मरण में लेखिका ने बहुत सुंदर तरीके से शब्द चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा संस्मरण पढ़ेंगे और उसके संदर्भित बात करेंगे। यदि बड़ी वीडियो हो जाएगी तो उसके भी कुछ भाग बना देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।